आज के आपके करंट अफेयर्स 5 अगस्त 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है इंडिया ईयू बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। तो ये इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी नेगोशिएट हो रहा है। ठीक है, अभी ये बना नहीं है, अभी सिर्फ ये नेगोशिएट हो रहा है। उसके बारे एक न्यूज है, उसके बारे हम डिस्कस कर रहे हैं। सो बेसिकली सबसे पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। देखो, अभी प्रेजेंट सिनेरियो में कोई भी कंट्री जिनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ए और बी दो कंट्रीज लगा लो, अगर वो आपस में ट्रेड करती हैं तो उनके पास हमेशा पावर होती है कि कोई भी सामान जो ए कंट्री से बी कंट्री में आ रहा है वो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकती हैं। ठीक है, और सेम अगर बी से कोई एक पे जा रहा है वो हर सामान के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी भी लगा सकती है। मतलब एक तो इंपोर्ट ड्यूटी भी होती है, दूसरा कोई भी बैरियर सामान लेने से मना भी कर सकते हैं कि ये कंट्री में हमारे यहाँ पे ये सामान आएगा नहीं। इंपोर्ट ड्यूटी होता है कि बेसिकली एक तरह से टैक्स लग जाता है, वो सामान थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। बैरियर का मतलब है कि तुम मना ही कर दोगे कि ये सामान हमारे यहाँ पे आएगा ही नहीं। जैसे एक बहुत ही कॉमनली हम कई बार अखबारों में न्यूज में सुनेंगे, इंडिया के लिए यूज होता है फाइटो सैनिटरी स्टैंडर्ड्स के चलते हुए, सैनिटरी स्टैंडर्ड्स के चलते हुए इंडिया का कोई सामान वापस आ गया। फाइटो सैनिटरी बेसिकली ना आपके हेल्थ स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, जब आप ये कह देते हो कि जो आपका सामान है वो उस क्वालिटी का नहीं है जिस क्वालिटी का आप अपने देश में चाहते हो, आप फाइटो सैनिटरी रिस्ट्रिक्शंस के चलते हुए उसे वापस भी कर सकते हो। जैसे अभी कुछ टाइम पहले कुछ कंट्रीज ने इंडिया के अंदर जो प्रोड्यूस हुई हुई वीट है उसे रिटर्न कर दिया था। ठीक है, कई बार हमारी राइस की कंसाइनमेंट भी रिटर्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जो टेस्टेड सैंपल्स आए उसके अंदर बहुत ज्यादा इंडिया ने फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज किए हुए थे, इस कारण उन्हें रिजेक्ट करके वापस ही कंसाइनमेंट्स भेजनी पड़ी हैं। ठीक है, इस कारण ये होते हैं फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स। क्लियर है? अब प्रेजेंटली करने के लिए, ताकि इनके इंसिडेंसेस कम से कम हो, आपके देश आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चलते हुए तुम ये कहते हो कि तुम ये फालतू की ड्यूटीज एक दूसरे के ऊपर लगाना बंद कर दोगे, फालतू की रिस्ट्रिक्शन लगाना बंद कर दोगे, और एक दूसरे की कंट्री में बना हुआ सामान इस तरीके से ट्रीट करोगे जैसे वो सामान आपकी अपनी कंट्री के अंदर बना है। ठीक है, तो उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं लगेंगे, कुछ नहीं लगेगा। जो टैक्सेस आपकी अपनी कंट्री में लगते हैं सिर्फ वही टैक्सेस लगेंगे। लेट्स सपोज कोई सामान जैसे अमेरिका से आ रहा है, वो इंडिया के अंदर सेल हो रहा है, तो जैसे जीएसटी है ये सब कुछ लगेगा उसके ऊपर, पर एडिशनली कोई इसलिए उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे कि वो सामान अमेरिका के अंदर बना है। ठीक है, इस तरीके से। तो एग्रीमेंट जो अभी नेगोशिएट किया जा रहा है उसके अंदर अभी मतलब बहुत सारे पॉइंट हैं। आज जो चीज नेगोशिएशन की उसमें आई है वो ये है, यहाँ पर लेटेस्ट नेगोशिएशन में बात करते हैं, वो है डेटा फ्लो और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के बारे में। देखो, गवर्नमेंट अभी लेटेस्ट एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल बना रही थी, उस बिल को अभी के लिए विड्रॉ कर लिया गया और एक नया बिल सरकार अब तैयार करेगी, अगले सेशन में लेके आएगी। वो बेसिकली बिल में सरकार क्या करना चाहती थी कि सारी जितनी भी आपकी डिजिटल कंपनीज हैं, एक तो हम सारी कंपनीज को ये कहना चाहते हैं कि आपको डेटा सेंटर्स इंडिया के अंदर बनाने पड़ेंगे। इसका क्या मतलब है कि बेसिकली जितना भी डेटा है, खासकर जो इंडियंस का डेटा है, वो डेटा आपको इंडिया के अंदर ही रखना पड़ेगा। यानी कि जितना भी आप डेटा रखने के लिए सर्वर्स यूज कर रहे हो वो सारे सर्वर्स इंडिया के अंदर होने चाहिए। इससे क्या होगा, उन सारे डेटास के ऊपर हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हक रहेगा। और दूसरा, क्योंकि देश के अंदर रहेगा तो कोई और गवर्नमेंट आपके डेटा को उन सेंटर्स में से कोई सीक्रेट एग्रीमेंट और इन सबसे निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के चक्कर में आप फंस सकते हो, क्योंकि अगर आप किसी और कंट्री में हो तो गवर्नमेंट इंडियंस का डेटा सिक्योर करना चाहती है। प्लस गवर्नमेंट ये भी देखना चाहती है जब इंडियंस का डेटा इंडिया के अंदर रहेगा, गवर्नमेंट को भी डेटा एक्सेस करना आसान है। इसके कारण किसी भी पर्सन पे शक है, कुछ भी है, वो डेटा निकालना भी आसान हो जाएगा। पर आपके यूरोपियन यूनियन के साथ जो हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, इसके अंदर यूरोपियन यूनियन ये चाहती है कि क्रॉस बॉर्डर फ्री फ्लो ऑफ डेटा हो।
यानी कि ये लोकल डेटा स्टोर करने की जो इंडिया की रिक्वायरमेंट है वो ना रखे इंडिया, और चाहे यूरोपियन डेटा इंडिया के अंदर स्टोर्ड हो, इंडियन डेटा यूरोप के अंदर स्टोर्ड हो, वो फ्री ऑफ उसमें रहना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली वो चाहते हैं कि इस तरीके से ये सारा काम करे। अब इंडिया ने अभी तक इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया है, बस ये लास्ट जो नेगोशिएशन हुई है ये इसके अंदर चैप्टर में लिस्टेड है कि ये सारी डिस्कशंस होनी है। तो इसी कारण बस बेसिकली आपके पेपर के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर आए हुए थे इन्हीं डिस्कशंस के बारे। ठीक है, कि यू ये चाहता है वो सारी चीजें, तो उससे आज का करंट अफेयर बना। ठीक है, आज के जमाने में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बहुत जरूरी है हर कंट्री के लिए साइन करने, बिकॉज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जब आपकी इंपोर्ट ड्यूटीज खत्म हो जाती है ना, अब लेट्स सपोज इंडिया अमेरिका के साथ, कनाडा के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, साउथ कोरिया के साथ, जापान के साथ, ईयू के साथ, ब्रिटेन के साथ, इन सबके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दे। अब इंडिया के अंदर लेबर सस्ती है, तो बहुत सारी कंपनीज इंटरेस्टेड होंगी कि हम फैक्ट्री इंडिया के अंदर लगा लें और फिर सामान इन देशों के अंदर बेचें, क्योंकि अगर हम इंडिया से सामान इन देशों के अंदर भेजेंगे हमें एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो इंडिया के अंदर एक्चुअली इंप्लॉयमेंट बढ़ सकती है। पर प्रॉब्लम क्या आती है कि आपकी खुद जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उनके लिए कंपटीशन तैयार हो जाता है, क्योंकि वो कंपनीज इंडिया के अंदर भी तो सामान बेचेंगी। इस कारण आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग या लोकल इंडस्ट्रीज कई बार इसे लाइक नहीं करती होती और वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करते हैं इस चीज को। पर गवर्नमेंट पुश दे रही है इसे इस टाइम पे। उनका सिंपल पुश देने का कारण यही है कि इंडिया के अंदर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और ज्यादा कंपनीज इंडिया आएंगी, तो हम भी चाइना लाइक ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से। सेकेंड, एशियान के बारे है। एशियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये सारे जो आपके साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, 10 कंट्रीज हैं, उन सबकी कॉमन ग्रुपिंग है। इन सब ने मिलकर एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ताकि ये अपनी इकोनॉमी, पॉलिटी, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशन और सोशल कल्चरल इंटीग्रेशन कर सकें, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली आपकी ये सारी कंट्रीज आ जाती हैं, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कौन सी नहीं बोली, कोई थाईलैंड बोली नहीं बोली, ये सारी कंट्रीज हैं इसमें। ठीक है, मुझे मैं गिन नहीं रहा था तो कितनी बोल दी, कितनी नहीं, मतलब ये सारी कंट्रीज है। ये जो इंडिया के इस साइड पे जाके एरिया पड़ता है, ये अगर इंडिया है, यहाँ से म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, फिर आपका इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, पपुआ गिनी, ये सारे के सारे, ये सब कंट्रीज जो भी वो इधर आ गई। ठीक है, पपुआ गिनी नहीं, सॉरी, ब्रूनियो, वो सारी कंट्रीज इधर आ गई, ये सारे के सारे। ठीक है, इसकी ओरिजिनेशन वैसे एक और ऑर्गेनाइजेशन से हुई थी। ओरिजिनली एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, इसे आसा कहते थे शॉर्ट में। उसके बाद ये 1961 में बनी थी आसा। बाद में 1967 में 5 देश इकट्ठे हुए जो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, और इन्होंने एशियन डिक्लेरेशन साइन की और इसी से शुरुआत हुई आपकी एशियन की। बाद में और देश भी जुड़ते गए, अब ये 10 देश हैं। इनका अगर आप सिंबल देखोगे, आपके 10 राइस के स्टैक्स हैं। ठीक है, उन सबको ऐसे सेंटर में बांधा हुआ है, तो ये इनका फ्लैग है। ये दिखाने के लिए इन सबको बांधा हुआ है कि ये इनकी सॉलिडारिटी है, ये हमेशा एक साथ रहेंगे। इनका बेनिफिट भी यही हुआ है, लॉन्ग टर्म में ये एक साथ जुड़े हैं तो पूरी दुनिया में ये एक साथ नेगोशिएट कर पाते हैं। जैसे अगर आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरे एशियान के साथ हुआ है, वैसे ही यूरोप सारा एक साथ जुड़ा है तो यूरोपियन यूनियन के साथ हो रहा है। और जब तुम एक कलेक्टिव ब्लॉक की तौर पे जुड़ते हो ना, तुम्हारी नेगोशिएट करने की पावर अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि तुम्हारी पॉपुलेशन बड़ी होगी, तुम्हारी इकोनॉमी बड़ी होगी। एक सिंगल देश की इकोनॉमी या पॉपुलेशन उतनी बड़ी चाहे ना हो, पर पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ लगा के चलोगे तो एक ज्यादा बड़ी पावर बनोगे। इस तरीके से ये चीज। ठीक है, थर्ड करंट अफेयर जो है ये एक जनरल चीज के बारे में कि आपके जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है इसने कौन सी चीजें ऑब्जर्व की। अब देखो यहाँ पे ना,
ये 4 चीजों के मैंने नाम लिखे हैं। तो बेसिकली ना कई बार पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता होता है कि ग्लास Z13 आपके किस चीज के रिगार्डिंग सुना है। अब अपने आप में रैंडमली ग्लास Z13 कोई भी चीज के ऑप्शन बना देंगे, नैनो टेक्नोलॉजी, कोई नया फाइबर ग्लास आया, कुछ भी बना देंगे। ठीक है, ये एक आपकी गैलेक्सी है जो सबसे दूर आज तक हमने जो गैलेक्सी ऑब्जर्व की है ना, ये 13.4 बिलियन, ये जेम्स वेब ने जो बोला है सबसे दूर इमेज जो ऑब्जर्व की है वो यही इमेज की है आपकी ग्लास Z13 नाम दिया। ये सबसे दूर गैलेक्सी ये वाली ऑब्जर्व हुई है, इसका नाम हमने रखा है ग्लास Z13। इसके अलावा और भी आपकी हैं जैसे स्टीफन्स क्वाड्रेंट, ये बेसिकली आपकी 5 गैलेक्सीज जो एक दूसरे के आसपास ही हैं, ऐसे करके इमेज बनती है, इन्हें हम कहते हैं कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो स्टीफन्स कॉन्टेक्ट। इसके अलावा आपकी डेफिनेशन लाइट ईयर्स होते क्या हैं। बेसिकली लाइट ईयर्स आपकी एक तरह से डेफिनेशन है कि एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। देखो स्पेस के अंदर किसी भी चीज को मेजर करना है, एक्चुअली किलोमीटर्स में मेजर नहीं कर सकते क्योंकि किलोमीटर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे मेजरमेंट के लिए। मेजरमेंट के लिए यूनिट छोटा करना बहुत जरूरी होता है, इस कारण हम लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं कि एक साल में लाइट वैक्यूम में कितनी दूर, वैक्यूम में लाइट कितनी दूर ट्रैवल कर सकती है, उसे कंपाउंड कर देते हैं। ठीक है, तो इसका अगर रफ एस्टिमेट लगाया जाए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड लाइट ट्रैवल करती है। ठीक है, तो खुद सोच लो 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर एक साल में, तो मतलब ये एक लाइट ईयर हुआ। ठीक है, तो इतनी बड़ी 0000 लिखने की जगह हम सिर्फ 1 लिख देंगे, उसका मतलब ये है। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि ये ग्लास Z13 13.4 बिलियन लाइट ईयर आगे है, लाइट ईयर का मतलब यहाँ पे है 9.46 ट्रिलियन आगे और किलोमीटर जोड़ने हैं। तो खुद सोचो, पहले बिलियन के 0 है, फिर ट्रिलियन के 0 है, तो अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी ऐसे तो कैलकुलेशन के लिए। इस कारण हम इसे छोटा करके 1 लाइट ईयर लिख देते हैं। ठीक है, ताकि वैल्यू छोटी स्टडी करने में आसान हो जाए। अब 1 मिनट में फिर लाइट कितने किलोमीटर ट्रैवल कर जाती है। 1 मिनट में लाइट आपकी ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ ही बना, हाँ 1 करोड़ 11 लाख 60 हजार माइल्स। माइल्स हमेशा कम होते हैं, किलोमीटर इससे ऑलमोस्ट डबल होते हैं, मतलब थोड़े से डबल से छोटे हैं, ऑलमोस्ट डबल होते हैं। ठीक है, तो इस कारण किलोमीटर्स तो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, 2 करोड़ के करीब बढ़ जाएंगे। ठीक है, 2 करोड़ के करीब किलोमीटर 1 मिनट में लाइट ट्रैवल कर जाती है। तभी कहते हैं कि लाइट स्पीड से अगर कभी इंसान ट्रैवल करना सीख गए तभी जाके आपकी गैलेक्सीज में ट्रैवल करना आसान होगा, नहीं तो इंसान तो नहीं ट्रैवल कर सकते। ठीक है, तब तक। अब इससे आगे ये देखो कुछ आपके नेबुलास भी हमने ऑब्जर्व किए। नेबुलास होते क्या हैं। नेबुला बेसिकली आपके स्पेस के अंदर ना जायंट क्लाउड होते हैं डस्ट और गैस के। जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है ना तब ये शाइन करते हैं अलग अलग रंगों से। तो जब आप स्पेस की इमेजेस देखते हो उसके अंदर आपको अलग अलग रंग नजर आते हैं। वो जो रंग हैं वो सारे एक तरह से डस्ट इकट्ठी हो जाती है और उसके अंदर गैसेस होती हैं। ये गैसेस के ऊपर जब किसी भी स्टार की लाइट पड़ रही होती है, इनके बेसिकली इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाते हैं और ये लाइट इमिट करने लगते हैं। अब जब ये लाइट इमिट करेंगे तब यहाँ पे ऐसे ग्लो करने लग जाएंगे। क्लियर है, तो इस तरीके से ये चीज। ठीक है, तो इन्हें नेबुला कहते हैं। नेक्स्ट है हर घर जल सर्टिफिकेशन। देखो सरकार ने एक मिशन शुरू किया है, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन में हमारा 2024 तक हम चाहते हैं हर घर जो रूरल इंडिया में, अर्बन इंडिया में नहीं, ये सिर्फ रूरल इंडिया फोकस मिशन है। हर रूरल इंडिया के अंदर जो घर है वहां तक आपका सेफ और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर टैप कनेक्शंस के थ्रू पहुंचे। हर घर में टूटी हो, टूटी तक कनेक्शन पहुंचे। तो इसके चलते हुए सरकार आपकी पाइप्स बिछा रही है। उन पाइप्स के थ्रू हमारा सेफ एडिक्वेट ड्रिंकिंग, उस पानी को ट्रीट करके घरों तक पहुंचाने की कोशिश है ताकि लोगों को दूर दूर तक ट्रैवल ना करना पड़े। प्लस आजकल जैसे कुएं, उनके अंदर भी पोल्यूशन जाता जा रहा है, वो सारा पानी हार्मफुल है। टैप वाटर साफ सुथरा घर पे पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। ठीक है,
अब जो ये सारी इनकी रिक्वायरमेंट्स है, ये हमने थोड़ा टाइम पहले भी करंट अफेयर पढ़ा था, ठीक है। ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स जैसे कि हर रूरल हाउस होल्ड तक पहुंचाना है, ये सब कुछ ये हमने अभी कवर किया था कुछ टाइम पहले। अब जो जो डिस्ट्रिक्ट या पूरी की पूरी यूनियन टेरिटरी से कवर कर लेते हैं ना, उसे हर घर जल सर्टिफिकेशन मिलती है, ठीक है। तो आपका न्यूज यही थी बेसिकली, जो दीव है वो इंडिया का, जो दमन एंड दीव दादर एंड नगर हवेली एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बन चुकी है अब, दमन एंड दीव दादर एंड नगर हवेली, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ दीव है वो 100% हर घर जल हो चुका है, इस कारण उसका सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। इससे पहले सिर्फ इंडिया के अंदर एक और डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सारी जगहों पे टैप वाटर पहुंच गया है, वो है आपका बुरहानपुर मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। बुरहानपुर के अंदर पहुंचा था और अब दीव के अंदर, तो ये दो जगह होगी जहां पे हर घर आपके पानी पहुंच रहा है, ठीक है। टैप्ड वाटर 100% हो गया। लास्ट में आपके फैक्ट्स के हैं, तेजस्विनी शंकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस हाई जंप के अंदर, ठीक है। वो इंडिया के फर्स्ट मेन बन गए हैं हाई जंप मेडल के अंदर, ठीक है। जो कॉमनवेल्थ में जिन्होंने हाई जंप के अंदर मेडल जीता है, तेजस्विनी शंकर फर्स्ट इंडियन मेन बन चुके हैं ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले। इसके अलावा आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होने वाले हैं, 26 को रिटायर हो जाएंगे, NV रमना। उन्होंने अपने सक्सेसर का नाम नॉमिनेट कर दिया है कि उनके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पे जस्टिस उदय उमेश ललित बनेंगे, ठीक है। तो 26 के बाद ये टेक ओवर करेंगे। इनका नाम प्रेसिडेंट के पास भेज दिया गया है, मतलब अभी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास भेजा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ प्रेसिडेंट के पास भेजेगी, फाइनल साइन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के होते हैं, और वही इन्हें ओथ भी दिलाते हैं ऑफिस देने से पहले, ठीक है। इसके बाद नू दस्तगीर भट्ट आपके पाकिस्तान के, और इंडिया के गुरदीप सिंह, उन्होंने 109 कैटेगरी जो वेट लिफ्टिंग है, तो नू दस्तगीर भट्ट जो पाकिस्तान के, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में 109 kg वेट कैटेगरी में। उस सेकंड जो सिल्वर आया है वो डेविड लिटी का आया है, वो न्यूजीलैंड से हैं, उन्होंने सिल्वर जीता है। और गुरदीप सिंह जो इंडिया से हैं, उन्होंने ब्रोंज जीता है। तो ये अलग अलग मेडल्स आपके अलग अलग एथलीट्स ने जीते हैं। दो इंडिया और पाकिस्तान के हैं, तो ऑब्वियसली वो एक तरह से न्यूज बनी हुई थी, इस कारण ये चीज कवर हो गई। तो ऐसे कई बारी ऐसे क्वेश्चंस में होता क्या है, ये बीच वाले का नाम पूछ लेते हैं, क्योंकि इन दोनों बारे अगर पढ़ा हो तो लेट्स सपोज ये पूछ लिया, इस कारण तीनों का मैंने नाम लिख दिया, तो इसे याद रखना।